चलिए, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद सर। सर। धन्यवाद जी। नमस्कार। मेरे परिवारजनों, इस बार 15 अगस्त के दौरान देश ने सबका प्रयास का सामर्थ्य देखा। सभी देशवासियों के प्रयास ने हर घर तिरंगा अभियान को वास्तव में हर मन तिरंगा अभियान बना दिया। इस अभियान के दौरान कई रिकॉर्ड भी बने। देशवासियों ने करोड़ों की संख्या में तिरंगे खरीदे। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस के जरिए करीब 1.5 करोड़ तिरंगे बेचे गए। इससे हमारे कामगारों की, बुनकरों की और खासकर महिलाओं की सैकड़ों करोड़ रुपए का आय भी हुई है। तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में भी इस बार देशवासियों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले साल 15 अगस्त तक करीब 5 करोड़ देशवासियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की थी। इस साल ये संख्या 10 करोड़ को भी पार कर गई। साथियों, इस समय देश में मेरी माटी मेरा देश, देशभक्ति की भावना को उजागर करने वाला अभियान जोरों पर है। सितंबर के महीने में देश के गांव-गांव में हर घर से मिट्टी जमा करने का अभियान चलेगा। देश की पवित्र मिट्टी हजारों अमृत कलश में जमा की जाएगी। अक्टूबर के अंत में हजारों अमृत कलश यात्रा के साथ देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। इस मिट्टी से ही दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है हर देशवासी का प्रयास इस अभियान को भी सफल बनाएगा। मेरे परिवारजनों, इस बार मुझे कई पत्र संस्कृत भाषा में मिले हैं। इसकी वजह यह है कि सावन मास की पूर्णिमा इस तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। सर्वेभ्यः विश्व संस्कृत दिवसस्य हार्दिक शुभकामनाः। आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे कई आधुनिक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ साथ अपनी वैज्ञानिकता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती है। भारत का कितना ही प्राचीन ज्ञान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही संरक्षित किया गया है। योग, आयुर्वेद और फिलॉसफी जैसे विषयों पर रिसर्च करने वाले लोग अब ज्यादा से ज्यादा संस्कृत सीख रहे हैं। कई संस्थान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, संस्कृत फॉर योग, संस्कृत फॉर आयुर्वेद और संस्कृत फॉर बुद्धिज्म जैसे कई कोर्सेज करवाता है। संस्कृत भारती लोगों को संस्कृत सिखाने का अभियान चलाती है। इसमें आप 10 दिन के संस्कृत संभाषण शिविर में भाग ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर जागरूकता और गर्व का भाव बढ़ा है। इसके पीछे बीते वर्षों में देश का विशेष योगदान भी है। जैसे 3 संस्कृत डीम्ड यूनिवर्सिटीज को 2020 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाया गया। अलग अलग शहरों में संस्कृत विश्वविद्यालयों के कई कॉलेज और संस्थान भी चल रहे हैं। आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे संस्थानों में संस्कृत केंद्र काफी पॉपुलर हो रहे हैं। साथियों, अक्सर आपने एक बात जरूर अनुभव की होगी, जड़ों से जुड़ने की, हमारी संस्कृति से जुड़ने की। हमारी परंपरा का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम होती है हमारी मातृभाषा। जब हम अपनी मातृभाषा से जुड़ते हैं तो हम सहज रूप से अपनी संस्कृति से जुड़ जाते हैं, अपने संस्कारों से जुड़ जाते हैं, अपनी परंपरा से जुड़ जाते हैं, अपने चीर पुरातन भव्य वैभव से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही भारत की एक और मातृभाषा है, गौरवशाली तेलुगु भाषा। 29 अगस्त तेलुगु दिवस मनाया जाएगा।
अंदरिकी तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। आप सभी को तेलुगु दिवस की बहुत बहुत बधाई। तेलुगु भाषा के साहित्य और विरासत में भारतीय संस्कृति के कई अनमोल रत्न छिपे हैं। तेलुगु की इस विरासत का लाभ पूरे देश को मिले, इसके लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, मन की बात के कई एपिसोड्स में हमने टूरिज्म पर बात की है। चीजों या स्थानों को साक्षात खुद देखना, समझना और कुछ पल उनको जीना एक अलग ही अनुभव देता है। कोई समंदर का कितना ही वर्णन कर दे, लेकिन हम समंदर को देखे बिना उसकी विशालता महसूस नहीं कर सकते। कोई हिमालय का कितना ही बखान कर दे, लेकिन हम हिमालय को देखे बिना उसकी सुंदरता का आकलन नहीं कर सकते। इसलिए ही मैं अक्सर आप सभी से ये आग्रह करता हूं कि जब मौका मिले हमें अपने देश की ब्यूटी, अपने देश की डाइवर्सिटी, उसे जरूर देखने जाना चाहिए। अक्सर हम एक और बात भी देखते हैं, हम भले ही दुनिया का कोना कोना छान ले, लेकिन अपने ही शहर या राज्य की कई बेहतरीन जगहों और चीजों से अनजान होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने शहर के ही ऐतिहासिक स्थलों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। ऐसा ही कुछ धनपाल जी के साथ हुआ। धनपाल जी बेंगलुरु के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ड्राइवर का काम करते थे। करीब 17 साल पहले उन्हें साइट सीइंग विंग में जिम्मेदारी मिली थी। इसे अब लोग बेंगलुरु दर्शिनी के नाम से जानते हैं। धनपाल जी पर्यटकों को शहर के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर ले जाया करते थे। ऐसी ही एक ट्रिप पर किसी टूरिस्ट ने उनसे पूछ लिया, बेंगलुरु में टैंक को सेंकी टैंक क्यों कहा जाता है? उन्हें बहुत ही खराब लगा कि उन्हें इसका जवाब पता नहीं था। ऐसे में उन्होंने खुद की जानकारी बढ़ाने पर फोकस किया। अपनी विरासत को जानने के इस जुनून में उन्हें अनेक पत्थर और शिलालेख मिले। इस काम में धनपाल जी का मन ऐसा रमा कि उन्होंने एपिग्राफी यानी शिलालेखों से जुड़े विषय में डिप्लोमा भी कर लिया। हालांकि अब वे रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन बेंगलुरु के इतिहास खंगालने का उनका शौक अब भी बरकरार है। साथियों, मुझे ब्रायन डी खारप्रन के बारे में बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। ये मेघालय के रहने वाले हैं और उनकी स्पेलियोलॉजी में गजब की दिलचस्पी है। सरल भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब है गुफाओं का अध्ययन। वर्षों पहले उनमें यह इंटरेस्ट तब जगा जब उन्होंने कई स्टोरी बुक्स पढ़ी। 1964 में उन्होंने एक स्कूली छात्र के रूप में अपना पहला एक्सप्लोरेशन किया। 1990 में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक एसोसिएशन की स्थापना की और इसके जरिए मेघालय की अनजान गुफाओं के बारे में पता लगाना शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने अपनी टीम के साथ मेघालय की 1700 से ज्यादा गुफाओं की खोज कर डाली और राज्य को वर्ल्ड केव मैप पर ला दिया। भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में से कुछ मेघालय में मौजूद है। ब्रायन जी और उनकी टीम ने केव फौना यानी गुफा के उन जीव जंतुओं को भी डॉक्यूमेंट किया है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। मैं इस पूरी टीम के प्रयासों की सराहना करता हूं। साथ ही मेरा ये आग्रह भी है कि आप मेघालय की गुफाओं में घूमने का प्लान जरूर बनाएं। मेरे परिवारजनों, आप सभी जानते हैं कि डेयरी सेक्टर हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर में से एक है। हमारी माताओं और बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में तो इसकी बहुत अहम भूमिका रही है। कुछ ही दिनों पहले मुझे गुजरात की बनास डेयरी के
एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव के बारे में जानकारी मिली। बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी मानी जाती है। यहाँ हर रोज औसतन 75 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद इसे दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। दूसरे राज्यों में यहाँ के दूध की समय पर डिलीवरी हो, इसके लिए अभी तक टैंकर या फिर मिल्क ट्रेनों का सहारा लिया जाता था, लेकिन इसमें भी चुनौतियां कम नहीं थी। एक तो यह कि लोडिंग और अनलोडिंग में समय बहुत लगता था और कई बार इसमें दूध भी खराब हो जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नया प्रयोग किया। रेलवे ने पालनपुर से न्यू रेवाड़ी तक ट्रक ऑन ट्रैक की सुविधा शुरू की। इसमें दूध के ट्रकों को सीधे ट्रेन पर चढ़ा दिया जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी दिक्कत इससे दूर हुई है। ट्रक ऑन ट्रैक सुविधा के नतीजे बहुत संतोष देने वाले रहे हैं। पहले जिस दूध को पहुंचाने में 30 घंटे लग जाते थे, वो अब आधे से भी कम समय में पहुंच रहा है। इससे जहां ईंधन से होने वाला प्रदूषण रुका है, वहीं ईंधन का खर्च भी बच रहा है। इससे बहुत बड़ा लाभ ट्रकों के ड्राइवरों को भी हुआ है, उनका जीवन आसान बना है। साथियों, कलेक्टिव एफर्ट से आज हमारी डेयरीज भी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। बनास डेयरी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी किस तरह से कदम आगे बढ़ाया है, इसका पता सीड बॉल वृक्षारोपण अभियान से चलता है। वाराणसी मिल्क यूनियन हमारे डेयरी फार्मर्स की आय बढ़ाने के लिए मैन्योर मैनेजमेंट पर काम कर रही है। केरला की मलाबार मिल्क यूनियन डेयरी का प्रयास भी बेहद अनूठा है। ये पशुओं की बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन विकसित करने में जुटी है। साथियों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेयरी को अपनाकर इसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में डेयरी फार्म चला रहे अमनप्रीत सिंह के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। उन्होंने डेयरी के साथ बायोगैस पर भी फोकस किया और 2 बायोगैस प्लांट लगाए। इससे बिजली पर होने वाला उनका खर्च करीब 70% कम हुआ है। इनका ये प्रयास देश भर के डेयरी फार्मर्स को प्रेरित करने वाला है। आज कई बड़ी डेयरीज बायोगैस पर फोकस कर रही है। इस प्रकार के कम्युनिटी ड्रिवन वैल्यू एडिशन बहुत उत्साहित करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि देश भर में इस तरह के ट्रेंड्स निरंतर जारी रहेंगे। मेरे परिवारजनों, मन की बात में आज बस इतना ही। अब त्योहारों का मौसम भी आ ही गया है। आप सभी को रक्षाबंधन की भी अग्रिम शुभकामनाएं। पर्व उल्लास के समय हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी याद रखना है। आत्मनिर्भर भारत ये अभियान हर देशवासी का अपना अभियान है और जब त्योहार का माहौल है तो हम अपने आस्था के स्थलों और उसके आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ तो रखना ही है, लेकिन हमेशा के लिए। अगली बार आपसे फिर मन की बात होगी, कुछ नए विषयों के साथ मिलेंगे। हम देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की, उनकी सफलता की